स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रनिष्ठ सोच और अदम्य साहस के बल पर देश की अनेक रियासतों का एकीकरण कर अखंड और सशक्त भारत की नींव रखी है। राष्ट्रहित के प्रति उनका अटल संकल्प, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और समरसता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबरों बढ़ते आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह पोस्ट किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। अखंड और सशक्त भारत की नींव रखी है। अखंड भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या पोस्ट किया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रनिष्ठ सोच और अदम्य साहस से कई रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड और सशक्त भारत की नींव रखी है। राष्ट्रहित के प्रति आपका अटल संकल्प, कर्तव्य बोध हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके तमाम काम को याद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने लिखा है, अखंड भारत के शिल्पकार है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आपने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रनिष्ठ सोच और अदम्य साहस से कई रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड और सशक्त भारत की नींव रखी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए नजर आए। राष्ट्रहित के प्रति आपका अटल संकल्प, कर्तव्य बोध हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो खबरों बढ़ते आगे। पूरे उत्तराखंड में 17 दिसंबर से सरकार का बेहद अहम कार्यक्रम है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम है जिसका आयोजन होगा। न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में लगाया जाएगा कैंप। आम जनों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। राजस्व, पंचायती राज समेत 23 विभाग ऐसे हैं जिसमें शामिल रहेंगे। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है। कार्यक्रम में किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पत्र लिखा गया है। न्याय पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम होगा संचालित। लगाए जाएंगे बहुउद्देशीय शिविर और कैंप। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रजनीश, 17 दिसंबर से इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, क्या है ये कार्यक्रम, क्या है इसके पीछे का उद्देश्य? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान जो चलाया जाएगा 17 दिसंबर से इसका आगाज होगा, जो 45 दिनों तक प्रदेश भर में संचालित होगा। इसके तहत प्रदेश की विभिन्न न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत में विशेष कैंप आयोजित करके आम जनता को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जो जन कल्याणी योजनाएं हैं उन योजनाओं का सीधा लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा उसकी समीक्षा भी की जाएगी। आपको बताएं, ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं इनका उद्देश्य ये है, ये चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है कि 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर एक और जहां केंद्र सरकार
कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वही राज्य सरकारों की वो जन जन तक नहीं पहुंची है तो उनका क्रियान्वयन कराया जाए, कैंप लगाया जाए और कैंप लगाकर वहां पर फैसला ऑन द स्पॉट की तरफ से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए। तो कुल मिलाकर इलेक्शन मोड से जोड़कर इस पूरी कवायद को देखा जा रहा है। तो क्या इसे चुनावी कैंपेन माना जाए रजनीश, क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले जनता के पास उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए तमाम विभाग पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से 45 दिन का एक कार्यक्रम बनाया गया है और इसमें मैं आपको बताऊं कि राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग हैं जो इसको ये भी रहेंगे इसमें। और सरकार जनता के द्वार का जो है कि न्याय और जो उनकी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन और उनके जो लाभार्थी हैं उनको भटकना न पड़े, उनके ही डोर स्टेप पर जो योजनाओं का लाभ है वो डिलीवर हो, जिसको लेकर ये कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। तो इसको कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि चुनावी मोड में है और ये जो निर्णय है जनता तक पहुंचना, सरकार का सुलभता और न्याय संगत कार्य करना, इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र की हो, राज्य की हो, बिल्कुल ऐसे में पूरे प्रदेश में 17 दिसंबर से कार्यक्रम का आयोजन होगा और 45 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आम जनों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनका समाधान भी इस कैंप में निकाला जाएगा। खबर बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान 17 दिसंबर 2025 से अगले 45 दिनों तक संचालित होगा। इसके तहत न्याय पंचायतों, ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इस अभियान में राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल ऐसे 20 से ज्यादा विभाग हैं जो भाग लेंगे। कैंपों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान निकाला जाएगा और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया है कि अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर जनता तक उनकी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सके, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। क्योंकि अधिकारी या कर्मचारी तमाम हमारा जो विभाग होते हैं वो हर स्कीम को लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए सरकार ने निर्देशित करने का काम किया है और कैंप के माध्यम से भी और घर घर तक हमारी सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी कर्मचारी करने का काम करेंगे और इसी के लिए निर्देशित दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कैंप के माध्यम से भी जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की हों और या केंद्र सरकार की हो, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का जो एक लाभ लोगों को मिलना चाहिए उसके लिए हमारे अधिकारी काम करेंगे। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती जिनको लोगों को मालूम नहीं होता उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि ये सारी योजनाएं जब लोगों तक पहुंचेगी तो उनका सबका फायदा हमारे उस जनमानस को मिलेगा। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा नेताओं के बारे में हरक सिंह द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है और हरक सिंह का ये बयान उनके साथ घटित घटनाओं पर आधारित है। प्रीतम सिंह ने राजनीति में शुचिता और मर्यादा बनाए रखने पर भी जोर दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं राजनीति में ये समझता हूँ कि राजनीति शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं और विचारधाराओं जब अलग होती है तो उसी पर जो है हम बात करते हैं। अब हरक सिंह जी ने कोई बात कही, मैं उस पर कोई बात कहूँ तो कदापि उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं ना राजनीति में भी बिलो लाइन हिट नहीं करना चाहिए। हमको ये जो है बनाए रखने का काम करना चाहिए कि जहाँ एक और हम दूसरे की राजनीति परस्पर विरोधी हैं, वहीं हम समाज में हर समय एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का भी काम करते हैं। तो वही राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई घोषणाओं में लापरवाही देखने को मिलने के बाद अब जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कलेक्ट्रेट में विभागवार समीक्षा बैठक की है। बैठक में डीएम ने सभी विभागों से घोषणाओं पर की गई प्रगति की जानकारी ली।
और लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए तमाम ऐलान को प्राथमिकता वाले कार्य हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें बैठक ली गई है और तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कुछ सिस्टमेटिक डेफिशिएंसीज भी हैं और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग डिपार्टमेंट्स और डेफिनेटली कुछ जगह पर लापरवाही भी है। तो इसका रिव्यू हम लगातार रेगुलरली लेते हैं, इसीलिए कि कोई भी इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाए और जहाँ पे जो डिपार्टमेंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं सीएम घोषणाओं को तो उनके ऊपर कार्रवाई या तो हम करें या फिर उनके कंसर्न्ड विभागों को प्रस्तावित करें। तो वहीं भाजपा मैंगलोर मंडल की पदाधिकारियों और शक्ति केंद्र संयोजक व प्रभारियों की बैठक में फरवरी महीने से शुरू होने वाले एसआईआर सर्वे ऑफ इन्वर्जिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने अपने वार्ड में जनता से संपर्क कर दो जगह वोट रखने वाले, विवाह या मृत्यु के कारण वोट प्रभावित होने वाले मामलों की पहचान कर बीएलओ को सूचित करने की जिम्मेदारी दी गई। मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने बताया है कि बैठक का उद्देश्य एसआईआर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करना और इसके तहत प्रत्येक कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक कर्मचारियों का सहयोग करना अनिवार्य होगा। तो वोटरों की पहचान कर बीएलओ को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे इस मंगलोर मंडल के जो हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, प्रभारी हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो इसमें मंडल में निवासरत हैं, उनकी सबकी मीटिंग थी और मीटिंग में चर्चा हुई जो हमारा एसआईआर का विषय चल रहा है उसके विषय पर आज यहाँ पर बातचीत हुई है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि जो फर्जी वोट्स हैं, जिनका कई कई जगह पर वोट्स है और जिनका किसी वजह से जो अब इस दुनिया में नहीं है और वोटिंग उनके चलते आ रहा है, तो एक जो फर्जीवाड़ा चलता आ रहा है वोटिंग में, जो हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश स्तर पर भी जो प्रक्रिया चल रही है वो हमारे उत्तराखंड में जल्द शुरू होने वाला है। उसी को लेकर जैसा कि आपको पूर्व में प्रभारी जी ने पूरी जानकारी दी गई है कि आगामी संगठनात्मक कार्यों को लेकर ये बैठक थी। इसमें आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 25 दिसंबर को होने वाले जन्म दिवस कार्यक्रम को लेकर और जो अब फरवरी माह में उत्तराखंड राज्य में एसआईआर का काम चालू होने वाला है उसको लेकर ये बैठक थी। उसमें सभी पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि बीएलए 2 के रूप में अपने अपने बूथ पर जाकर कार्य करें। कोई भी फर्जी वोट है वो ना बन पाए और किसी का अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई बेटी की शादी हो गई वो उधर चली गई है दूसरी जगह चली गई है तो उसका वोट कटवाने पर अपना ध्यान किया जाए। कोई भी फर्जी वोट ना रहे, आपने बिल्कुल फेयर रहे, कोई हमें फर्जी ना बनाना है, ना किसी का फर्जी हो तो उसे कटवाएं। तो चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में बकायेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। सुभारती समूह के नाम 80,000 करोड़ रुपए का वसूली वारंट जारी किया गया है। 87.5 करोड़ रुपए का वसूली वारंट जारी किया गया है। डीएम सवीन बंसल के निर्देश पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है। लंबित बकाया को लेकर कुर्की की हो रही है ये प्रक्रिया, बकाया वसूली तक जारी रहेगा ये कठोर कार्रवाई। प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है। बकाया वसूली को लेकर कुर्की की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ ये पूरा मामला रजनीश विस्तार से बताइए। जी मैं आपको बताऊं, देहरादून जनपद में बड़े बकायेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला प्रशासन ने सुभारती समूह पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताऊं कि जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर लंबे समय से इन पे बकाया था जिसकी वसूली का ये जवाब दाखिल नहीं कर रहे थे, कई बार नोटिस भी सर्व किया गया, जिसके बाद 87.50 करोड़ रुपए की कुर्की यहाँ पर शुरू कर दी है। डीएम के निर्देश के बाद एसडीएम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि सुभारती पे अब तक की सबसे बड़ी
कार्रवाई है पूरे ग्रुप पे भारती की, और इसको लेकर डीएम के स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि जितने लोग हैं जो बड़े बकाया है, जिन पर राजस्व वसूली की जानी है, तो उन पर अब अभियान चलाकर जिला प्रशासन पर डे की निगरानी करते हुए पूरी तरीके से वसूली करेगा। तो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। तो बड़ी कार्रवाई है जो जिलाधिकारी सविन बंसल ने भारती समूह पे की है। आपको बताएं कि इससे पहले कई बार इनको नोटिस सर्व किया गया, लेकिन कोई नोटिस का जवाब नहीं आ रहा था। तो आखिरकार प्रशासन ने जो राजस्व वसूली की अंतिम कार्रवाई है वो कुर्की की है, उस पर शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर हड़कंप भी मचा हुआ है। आपको बताएं कि सविन बंसल ने साफ रूप से कहा भी है कि जनता के जो धन की लूट करने वाले हैं उनको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे जनपद देहरादून में जो एसडीएम्स हैं उनकी निगरानी में समस्त तहसीलों में जितने बड़े बकायेदार हैं उनकी सूची बनाकर और उनसे तय समय के अंदर उनसे राजस्व वसूलना है उनकी पहली प्राथमिकता है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जिस भारती ग्रुप है, इस 6 वर्षों से मतलब जो 300 ऐसे छात्र थे जिन्होंने पूर्ण शुल्क वसूलने के बावजूद भी संरचना विहीन संस्था में रखना भारी पड़ा, जिससे उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। तो कुल मिला के तमाम शिकायतें हैं भारतीय ग्रुप की, जिस पर अब प्रभावी कार्रवाई हो रही है, पूरी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। तो इस पूरे मामले पर सुभारता समूह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि रजनीश आप बता रहे थे कई बार नोटिस दिया गया, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? और अब जो ये कुर्की का जो ये पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब जिलाधिकारी के वहां से नोटिस सर्व किया गया भारती समूह को, तो उस नोटिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब बिल्कुल दरकिनार कर दिया। जिसके बाद अंतोगत्ता जब 2-4 नोटिस सर्व करने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भारती कॉलेज पे की गई। 87.50 करोड़ का राजस्व है जिसको वसूलना है, और इस वसूली में आनाकानी कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे, जिस पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की। आपको बताएं जो कुर्की कार्रवाई होती है कि जो संपत्ति है भारती की, जो पैसा सरकार को चाहिए 87.50 करोड़ रुपए, इसको वसूलने को लेकर चाहे वो वहां पर बिल्डिंग हो, मटेरियल हो या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सारा जब्ती की कार्रवाई है जो जिला प्रशासन अमल में लाएगा। और अगर इन्होंने समय रहते अगर पैसा दे दिया, राजस्व जो है भुगतान कर दिया सरकार को, तो कुर्की कार्रवाई रुक भी सकती है। लेकिन अगर ये नहीं भुगतान करते हैं तो कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और बिल्कुल ऐसे वारंट जारी कर दिया गया है। बकायादार अगर समय पर पैसा दे देते हैं, चुका देते हैं, तो ये कुर्की की कार्रवाई स्थगित हो सकती है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। कट्टा पत्थर क्षेत्र में रविवार को यमुना नदी के बीच बने टापू में फंसे 5 लोगों को कोतवाली विकास नगर पुलिस ने एसडीआरएफ और जल पुलिस की सहायता से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ये युवक युवतियां फंस गए थे। रेस्क्यू अभियान में चौकी प्रभारी डाक पत्थर उप निरीक्षक संदीप पवार के नेतृत्व में सभी 5 साक्षी, मानसी, आदिति, देवांश और नीलम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील भी की है कि नदी नालों के किनारे जाते समय सतर्क रहे और बढ़ते जलस्तर में जोखिमपूर्ण कदम ना उठाए। ये नसीहत दी गई है प्रशासन की तरफ से कि नदी नाले के किनारे जब आप जाते हैं तो सतर्कता रखें, ध्यान रखें, सावधानी बरतें। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया है। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो वहीं उत्तराखंड के धारानौला की बेटी कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन, जिसकी ऊंचाई 4890 मीटर से ज्यादा है, यहां चढ़ाई कर भारत का नाम रोशन कर दिया है। कविता ने 14 दिसंबर 2025 को शिखर पर पहुंचकर ये उपलब्धि हासिल की। वर्तमान में मुंबई में रह रही कविता की इस ऐतिहासिक सफलता की गूंज उनके गृह राज्य उत्तराखंड तक सुनाई दे रही, जहां पर्वत से निकलकर दुनिया की सबसे दुर्गम चोटियों तक पहुंचने की उनकी इस यात्रा को गर्व के साथ उनकी तारीफ की जा रही है। अपनी इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कविता चंद ने कहा है कि माउंट विल्सन के शिखर पर भारतीय तिरंगा फहराना शब्दों से परे एक सम्मान है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उपलब्धि पेशेवरों को ये विश्वास दिलाएगी कि फिटनेस, महत्वाकांक्षा, करियर की सफलता एक साथ आगे बढ़ सकती है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।